बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। मेरा नाम फैंटम पांडे है। प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। दूसरे के फटे में पैर डालना मेरा पेशा है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सूरज कहीं आसमान में उग रहा है, लेकिन धरती पर यहां अभी अंधेरा ही है और मैं धंधे पे हूं। मुझे एक जगह लाश दिखाने ले जाया जा रहा है। एक्सक्यूज मी, और कितनी दूर है लाश मेरे भाई? बस आगे राइट में। हाँ, लाश कहाँ गई सर? यहीं छोड़ी, यहीं छोड़कर गया था मैं। लाश यहीं पर थी। लाश पक्का कह रहा हूँ फैंटम। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस, जहरीली शादी का पहला भाग। मैं कल रात ही अपना पिछला केस खत्म करके घर लौटा था। सुबह सुबह किसी ने मेरे घर की बेल बजाई। दरवाजा खोला तो सामने एक बंदा ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज में खड़ा था। उसका हुलिया देखकर लग रहा था वो रात भर पार्टी करके आया है। हाय फैंटम पांडे। तुम मानव हो ना, भाटिया जी के होने वाले दामाद? यस। मैं शक्ल देखकर पहचान गया था। कुछ महीने पहले मिस्टर मानव चावला की छानबीन मैंने ही की थी। मिस्टर देवेंद्र भाटिया ने मुझे हायर किया था, मानव के होने वाले ससुर। उन्हें लग रहा था मानव उनकी इकलौती बेटी से सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहा था। भाटिया जी काफी अमीर थे, दलाली का काम करते थे, पॉलिटिकल दलाली, बड़े बड़े टेंडर कॉन्ट्रैक्ट पास करवाना, सरकारी डील्स करवाना। पिछले कुछ सालों में काफी पैसा बना लिया था। उनकी इकलौती बेटी सारिका इस चंपू से बेहद प्यार करती थी, जबकि भाटिया जी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। एनीवे, जांच पड़ताल करने पे मैंने इस मानव बंदे को ठीक ठाक ही पाया। एक मोबाइल कंपनी में मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट था। यहीं दिल्ली में ही पैदा हुआ, पढ़ा लिखा। घर में एक माँ थी, एक छोटी बहन। लालची नहीं था और जेन्युइनली बहुत प्यार करता था सारिका से। चंपू इसलिए लगा मुझे क्योंकि सारिका बॉम्ब थी। She was drop dead beautiful. इससे कैसे फंस गई ये मैं भी नहीं समझ पाया था। खैर, मैंने मानव को अंदर आने का इशारा किया और कहा, लगता है पार्टी काफी पटाखा थी। हाँ, पटाखा पार्टी थी, मेरी बैचलर पार्टी, और आखिर में बॉम्ब भी फूट गया। मेरा बेस्ट फ्रेंड रोहित, उसने बहुत ज्यादा पी ली, लगभग सभी से बदतमीजी कर रहा था। और जब फाइनली मैं उसे लेकर वापस लौट रहा था तो रास्ते में गाड़ी रोककर उसने उल्टी की और अचानक वहीं सड़क के किनारे उल्टी करके गिर गया। मुझे लगा शायद बेहोश हो गया, लेकिन जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो he was dead। अभी कहाँ है रोहित? वहीं सड़क के किनारे, सुनसान इलाका था, तो मैंने सोचा उसे जरा साइड में करके बस आपके पास भाग आया। क्यों, तुमने मारा उसे? नहीं, मैं क्यों मारूंगा, और मारकर आपके पास क्यों आऊंगा? पुलिस के पास क्यों नहीं गए? सर, 3 दिन बाद मेरी शादी है। हम सब छतरपुर में मेरे ससुर के फार्म पर रह रहे हैं। मैं नहीं चाहता पुलिस आए, बवाल मचे, डैडी और गुस्सा हो जाएंगे। डैडी? यू मीन सारिका के डैडी, मिस्टर भाटिया? यस। मुझे मानव पर शक तो नहीं था, लेकिन फिर भी अजीब जरूर लगी उसकी यह हरकत कि वो एक लाश को सड़क किनारे छोड़कर, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसे लावारिस छोड़कर करीब 1 घंटे की ड्राइव करके साउथ दिल्ली की एक एक्सट्रीम से मेरे पास नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की दूसरी एक्सट्रीम में पीतमपुरा चलाया। मैंने तुरंत कपड़े बदले और उसके साथ निकल गया। मानव को मेरे बारे में अपने ससुर मिस्टर भाटिया से ही पता चला था। कुछ दिन पहले 2 पैग ज्यादा लगाकर उनके मुंह से इसके सामने ही निकल गया था कि वह मानव से इतनी नफरत करते थे, इतना शक, कि ऑलरेडी वे कंट्री का बेस्ट डिटेक्टिव हायर कर चुके थे मानव की छानबीन करने के लिए। जबकि मैं मानव को क्लीन चिट दे चुका था। ऑब्वियसली ये बात अब क्लियर थी कि भाटिया जी फिर भी डिड नॉट ट्रस्ट मानव। एनीवे, रास्ते भर गाड़ी में मानव भी चुप रहा और मैंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हम छतरपुर की उस सुनसान सड़क पर पहुंचे तो लाश वहां नहीं थी। इसका क्या मतलब है फैंटम? हाँ, कि मतलब रोहित मरा नहीं था,
मुझे ऐसा लगा कि वो या किसी और ने आके कोई उसे यहाँ से उठाकर कहीं और ले गया है। ये यहाँ पैर घसीटने के निशान हैं 2 लोगों के। कौन? कहाँ ले गए और क्यों ले जाएंगे? तुम रह कहाँ रहे हो? पास ही तो है डैडी का फार्म हाउस। लेकिन फैंटम प्लीज लुक, डैडी को मत। डैडी को ऑलरेडी पता चल चुका है, पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता? मैंने मानव का सर पश्चिम की ओर घुमाया और उसे दिखाया। घने अंधेरे में दूर पेड़ों पर लाल नीली लाइट्स फ्लैश हो रही थी। मैंने उससे पूछा, फार्म हाउस वही है ना, उसी डायरेक्शन में? हाँ, लेकिन रोहित यहाँ से वहां कैसे पहुंचा? वो तो अब वहां चलकर ही पता चलेगा दोस्त। हम फौरन से फार्म हाउस पहुंचे। मानव तो लिटरली आंसुओं में था। उसे लग रहा था कि अब ये शादी नहीं होगी। भाटिया जी पक्का ये वेडिंग कैंसिल कर देंगे। फार्म हाउस पहुंचते ही गाड़ी से उतरने के पहले मैंने मानव से पूछा, तुम्हारा फोन कहाँ है? जेब में, मैंने ऑफ कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था किसको क्या कहूंगा। गाड़ी से उतरकर हम आगे बढ़े। एक पुलिस जीप मौजूद थी। हमारे पहुंचने के साथ एक एम्बुलेंस भी आ गई। घर के सभी जन सामने दिखाई दे रहे थे और बरामदे में नीचे फर्श पर सबके बीच रोहित की लाश रखी हुई थी। किसी ने उस पर सफेद चादर ऑलरेडी डाल दी थी। मैंने अक्सर नोट किया है, हम ना चाहते हुए भी मौत के लिए तैयार ही रहते हैं, किसी की भी। मतलब लाश पे ढकने के लिए सफेद चादर भी निकल ही आती है। और लगभग सभी लोगों के पास एक जोड़ी सफेद कपड़े भी हमेशा मौजूद रहते हैं। ना जाने कब किसकी मैयत में निकलना पड़े। मानव को देखकर सारिका भागी हुई आगे आई और, कहाँ थे तुम? क्या हुआ मानव? डू यू नो रोहित, वो तुम्हारे साथ था ना? कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारा फोन भी ऑफ क्यों आ रहा है? What happened मानव? मानव टेल मी, ये कौन है? सारिका ने मेरी ओर देखकर मानव से पूछा, लेकिन इससे पहले कि हम में से कोई इस बात का जवाब देता, भाटिया जी मेरी तरफ आगे बढ़े। अरे तुम यहाँ इसके साथ कैसे आए? ये कौन है डैडी? पता नहीं बेटी को कैसा लगता है ये जानकर कि मैं वो हूं जिसे उसके डैडी ने उसके होने वाले पति की छानबीन करने के लिए हायर किया था। लेकिन डैडी को अब इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। ये फैंटम पांडे है, प्राइवेट डिटेक्टिव। भाटिया जी, मुझे आपका एसएमएस अभी मिला, लेकिन आपसे पहले आपके होने वाले दामाद मुझे लेने पहुंच गए। लगता है आप दोनों की सोच काफी मिलती है। इट्स अ गुड साइन। गुड साइन? माय फुट। मानव, आई होप तुमने रोहित का खून नहीं किया है। ये शादी तो वैसे भी मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। What do you mean डैडी? मानव रोहित को क्यों मारेगा? और शादी पोस्टपोन नहीं होगी। पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन हमारी शादी होकर रहेगी। मुझे भी अफसोस हो रहा है रोहित के लिए, लेकिन इतना नहीं कि उसके लिए शादी पोस्टपोन की जाए। जी नहीं। आपको पता है कि शादी के कार्ड्स ऑलरेडी बच चुके हैं। डू यू नो कितने गेस्ट आने वाले हैं? 500 गेस्ट। और रोहित से ज्यादा खुश और कोई नहीं था हमारी शादी को लेकर। मैं जानती हूँ डैडी, आप फिर से कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता ना हो, लेकिन ये शादी होकर रहेगी। मानव, कम विद मी। भाटिया जी के चेहरे का रंग उस वक्त देखने लायक था। ऐसा लगा मुझे जैसे वो यहीं इस पल मानव का मर्डर कर देंगे। वहां मौजूद बाकी लोग भी काफी इंटरेस्टिंग थे। ज्यादातर तो ऐसे ही लग रहे थे कि जैसे उसी बैचलर पार्टी से आए हों जहां रोहित था कुछ देर पहले तक, और जहां मानव के अकॉर्डिंग उसने सभी के साथ बदतमीजी भी की थी। पुलिस वाले अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे। 3 ठुल्ले थे जो घर के नौकर ड्राइवर टाइप को क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मौका पाकर एक बार लाश के दर्शन कर लिए जाएं। मैंने फौरन से चुपचाप अपने ट्रांसपेरेंट ग्लव्स पहने और एक बड़ी दहाड़ मारी और मैं सीधे जाकर लाश से लिपट गया। नहीं रोहित, मेरे दोस्त, ये क्या हुआ? तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? आई नो, बड़े घटिया फिल्मी डायलॉग का सहारा लिया उस वक्त, लेकिन और कुछ दिमाग में नहीं आया। मेरे हाथों ने सबसे पहले तो रोहित की लाश पर से चादर हटाई जरा सी, एक बार उसका चेहरा तो देख लूं। और फिर जैसे मैं रोता रहा और जलील फिल्मी डायलॉग बकता रहा, मेरे हाथों ने रोहित की जेब चेक कर ली, कहीं कोई मार वार तो नहीं लगी, चेक कर लिया। बस उसके दाहिने पैर के पीछे उसकी जीन्स में कुछ अटका हुआ महसूस हुआ, कोई पिन जैसे, और मैंने आहिस्ता से उस पिन को जीन्स में से निकाल लिया और अपनी पॉकेट से एक छोटा सा प्लास्टिक पाउच निकालकर उसमें डाल दिया
और पाउच अपनी जेब में वापस। तभी एक ठुल्ले ने मुझे डांटा और लाश से अलग किया। उसने लाश पर चादर ठीक से डाल दी और मैं जैसे ही पीछे हटा तो एक कमसिन हसीना से टकराया। कौन हो तुम? तुम्हें तो पहले नहीं देखा। तुम भी मानव और रोहित के दोस्त हो क्या? मैंने हाँ में सर हिलाया और एक झलक ली। बंदी ने स्ट्रैपलेस ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और बाय गॉड बदन ड्रेस में समा ही नहीं पा रहा था। चेहरे का मेकअप फीका पड़ चुका था, लेकिन उसकी परफ्यूम बड़ी कंफ्यूजिंग थी। उसकी अपनी परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ मुझे लाश की परफ्यूम की भी महक आ रही थी। मैंने तुरंत इस हसीना की नजर से नजर मिलाई और कहा, आई एम वेरी सॉरी, रोहित आपके बॉयफ्रेंड थे ना? इस पर एक क्षण के लिए बंदी के चेहरे का रंग सफेद हुआ और दूसरे पल मुड़ते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो इडियट? मैं मन ही मन मुस्कुराया। पक्का हसीना का चक्कर जरूर चल रहा था रोहित से, लेकिन वो चाहती नहीं थी कि कोई और इस बारे में जाने। क्यों, ये पता करने में मजा आएगा। अब मैं दो बातें जानने को बेचैन था एक्चुअली। एक ये कि रोहित की लाश को यहां फार्म हाउस पर कौन लेकर आया, और दूसरी ये कि वो जो पिन मेरी जेब में रखा था इस वक्त, वो क्या है। मैंने वहां मौजूद बाकी लोगों पर नजर दौड़ाई और इससे पहले कि मैं किसी एक की तरफ आगे बढ़ता, एक सीनियर इंस्पेक्टर की गाड़ी वहां एंटर हुई। कोई कमिश्नर लेवल का बंदा था। भाटिया जी उसको मिलने आगे गए और मैं 2 कदम पीछे बैकग्राउंड में हो लिया। मैं इंस्पेक्टर को नहीं जानता था और यूजुअली पुलिस वाले हम प्राइवेट डिटेक्टिव्स से चिढ़ते हैं, सो मुझे भी कोई पंगा नहीं लेना था। मैं मुड़ा और एक कॉर्नर में चला गया जहां अभी भी ऊपर ट्यूबलाइट जल रही थी। मैंने जेब से वो प्लास्टिक पाउच निकाला और ट्यूबलाइट की रोशनी में पाउच में पड़े उस पिन को गौर से देखा। वो पिन नहीं था, बल्कि एक सिरिंज की टूटी हुई नीडल थी। ओह, तो इसका मतलब रोहित की मौत पॉइजन से हुई थी। किसी ने रोहित के पैर में साइनाइड का इंजेक्शन मारा था। जी हाँ, साइनाइड ही है ये। इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जब मैं रोहित की लाश चेक कर रहा था तो उसकी परफ्यूम की खुशबू के साथ हल्की सी कड़वे बादाम की ऑयल की सी स्मेल भी आई थी मुझे, और वही स्मेल इस प्लास्टिक पाउच से भी आ रही थी। साइनाइड की निशानी। रोहित को जहर देकर मारा गया था, लेकिन क्यों, किस लिए और किसने? साइनाइड तो मिनटों में असर करता है, जिसका मतलब यह हुआ कि जिसने भी रोहित को मारा वो उसकी मौत के कुछ ही मिनट पहले उसके साथ था। तो क्या वाकई मानव ने रोहित को मारा? जहरीली शादी के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव, और इसे पेश करने वाले कलाकार थे तृप्ति खामकर, ओमी जोशी, कार्तिक सीतारमन, अक्षय झा, चारू गुप्ता और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा फैंटम पांडे का दिलचस्प केस जहरीली शादी का दूसरा भाग, सिर्फ BMS जूक बॉक्स पर। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।